4 सर्विसेज पढ़ी थी, HTTP, HTTPS। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेयर नंबर 6 और नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर किस लिए यूज करनी है उसके लिए एक शॉर्ट थ्योरी बता देता हूँ। बेसिकली इट विल बी responsible to represent data types from source to destination। ये डेटा टाइप्स की क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा जब ब्रीफिंग करी थी तो मैंने आपको डेटा टाइप्स बताए थे। जैसे डेटा टाइप्स हो सकता है टेक्स्ट, फिर क्या हो सकता है आपके पास वीडियो, ऑडियो, और डेटा टाइप क्या हो सकता है जेपीईजी। ऑडियो का मतलब हम यूज करते हैं MP3, वीडियो का मतलब हम यूज करते हैं MP3। और बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है वो हमेशा किस में जाता है, एनकोड होके, और बाद में क्या हो जाता है, डिकोड हो जाता है। एनकोड और डिकोड करने के लिए दो एल्गोरिथम बताते हैं, स्काई और यूटीएल। ठीक है, अब मैं प्रेजेंटेशन लेयर को मैं थोड़ा समझा दूं। इन दिस लेयर also perform compression decompression प्रोसेस करते हैं हम यहाँ पे कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। यहाँ पर एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, एक यूजर है जिसका नाम है सैम। बोथ आर कनेक्टेड। आप दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है। एक डिवाइस का माइक म्यूट कर दीजिए। अब बात समझिए, बॉब बोल रहा है मुझे डेटा जनरेट करना है, तो बॉब ने एक एप्लीकेशन यूज करी और डेटा जनरेट करा, और उसने इस डेटा के अंदर क्या बोला कि मैं एक डेटा भेज रहा हूँ जिसके अंदर कौन सा मैसेज है, हेलो। तो जब बॉब डेटा को सैम के पास भेजेगा तो सैम उस डेटा को रिसीव करके क्या बोलेगा कि मुझे डेटा किस टाइप का रिसीव हुआ है, बेसिकली टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। तो बॉब बोल रहा है कि मैंने डेटा भेजा था टेक्स्ट का, और सैम को भी एज इट इज कौन सा डेटा रिसीव होना है, टेक्स्ट। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जब भेजा था तो मैंने इसे सोर्स बोला, और जब रिसीव हुआ था ये कौन है हमारे लिए, डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब डेटा जाता है तो इनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की। अब प्रेजेंटेशन लेयर हमेशा डेटा टाइप चेक करेगा कि जो डेटा आपने सेंड करा है वही डेटा उसको रिसीव होना है, यानी हेलो मैसेज ही मिलेगा। अब सपोज कर लेते हैं बॉब ने अगेन एक डेटा सेंड करना है, और वो बॉब क्या बोल रहा है, मुझे एक डेटा सेंड करना है और मेरा डेटा किसमें है, ऑडियो में। ये डेटा बॉब किसको हैंड ओवर कर रहा है, सैम को। जब सैम को ये डेटा रिसीव हो रहा है तो सैम वेरीफाई कर रहा है कि डेटा किस टाइप का आ रहा है मेरे पास, टेक्स्ट है, ऑडियो है या वीडियो। तो जो ऑडियो का डेटा है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। वीडियो में नहीं, तो ये एज इट इज जो डेटा है वही रिसीव होगा। ठीक है, ये बेसिक सिनेरियो था। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पे बात कर लेते हैं। बॉब ने अगेन एक डेटा जनरेट करा और उसने बोला मैं डेटा के अंदर एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, और इस पिक्चर के जो पिक्सल है वो है 1024768 पिक्सल, और इसका जो साइज है वो कितना है अंकिता, 20 MB। और बॉब ने ये पिक्चर आपके फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करनी है। तो बॉब ने ये डेटा आपको सेंड करा, आपको लग रहा है ये डेटा सेंड हो रहा है, एक्चुअली ये डेटा अपलोड करा जा रहा है। और ये अपलोड कहाँ पर हो रहा है आपका, ये अपलोड हो रहा है डेटाबेस सर्वर में। किसके डेटाबेस सर्वर में, व्हाट्सएप की। अब जब सैम को ये डेटा क्या होगा, रिसीव, तो एक्चुअली सैम कौन सा प्रोसेस कर रहा है, डाउनलोड का प्रोसेस। और ये डाउनलोड कहाँ से कर रहा है, डेटाबेस सर्वर से। अब सैम को जब डेटा मिला तो उसने देखा कि मेरे पास एक डेटा है और डेटा के अंदर एक पिक्चर है, और पिक्चर का जो पिक्सल है 640 768 पिक्सल है, और पिक्चर के फाइल का साइज है 2 MB।
क्या आपको एक्यूरेट इमेज मिली है? चेक करके बताइए। सेम टू सेम डेटा मिला है क्या आपको? नहीं, बेसिकली ये डेटा सेम टू सेम नहीं है। मैंने डेटा कितना शेयर कराया था? 20 MB और पिक्सल था 104768। अब क्या हुआ है बैकएंड में? एक्चुअली एंड ऑफ द डे जो डेटाबेस सर्वर है इस पे स्टोरेज होगी सारी। अब जब स्टोरेज करोगे तो यहाँ पर एक ही यूजर नहीं है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मिलियन ऑफ यूजर्स एक्टिव हैं और सभी डेटा शेयर करते हैं। तो डेटाबेस सर्वर में अगर सभी फाइलें स्टोर होंगी तो डेटाबेस का साइज एक दिन फुल हो जाएगा। तो इसीलिए व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर पे डेवलपर्स ने एक प्रोसेस फॉलो कराया। उस प्रोसेस में क्या बोला कि जब कोई डेटा को सेंड करेगा, यानी वो क्या कर रहा होगा एक्चुअली अपलोड, और अपलोड करते टाइम डेटा के साथ क्या होगा? कंप्रेशन। और जब कोई डेटा को रिसीव कर रहा होगा यानी वो डेटा को क्या कर रहा है? डाउनलोड, तो यहाँ पर क्या कराएगा? डीकम्प्रेशन। लेकिन ये क्यों करना है? डेटा का जो साइज है डेटाबेस सर्वर में ज्यादा इंक्रीज ना हो। लेकिन ये हर डेटा के साथ नहीं होता है। अब एक बताओ, टेक्स्ट डेटा को कंप्रेस कर सकते हो? वो पहले से ही कंप्रेस फॉर्म में। ऑडियो भी कंप्रेस फॉर्म में होता है, वीडियो हो सकता है, और जेपीईजी फाइल्स। तो मैंने एक पिक्चर भेजी और पिक्चर में ही हो गया। अब पिक्चर में क्या हुआ कि 640 पिक्सल का जो साइज है वो एक्यूरेट है? नहीं। 2 MB की फाइल थी आपके पास? नहीं। तो जो आपने यहाँ पर एक्चुअल पिक्चर भेजी है, रिसीवर को क्या एक्चुअल पिक्चर रिसीव होगी? नहीं। यहाँ पर उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। बेसिकली एक प्रोसेस होता है कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन। इसका एक एग्जाम्पल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप आपकी एक फ्री एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप क्या आपकी फ्री एप्लीकेशन, और जब भी किसी फ्री एप्लीकेशन की बात आती है वो सभी कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गूगल ड्राइव की, क्या गूगल ड्राइव भी स्टोरेज प्रोवाइड करता है इनकी तरह? यस, गूगल ड्राइव पे भी स्टोरेज है, लेकिन गूगल ड्राइव ने स्टोरेज की कुछ लिमिटेशन दे रखी है। लिमिटेशन कैसी है कि आपको 15 GB तक ही डेटा को स्टोर करने का अलाउ है। उससे ज्यादा अगर डेटा स्टोर करना है, यू नीड टू परचेज द मेंबरशिप। तो यहाँ पर वो कंप्रेशन नहीं होता हमेशा, वो सिर्फ किस पे होगा? जितनी भी फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वैसे ही हम नेक्स्ट लेयर पे मूव करते हैं, लेयर नंबर 5। और लेयर नंबर 5 का नाम है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बारे में थोड़ा सा सेशन लेयर किसके यूज होता है? इट विल बी responsible to initiate, maintain session and delete session in between client and server। जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो, इंटरनेट सर्व करते हो, तो आप क्लाइंट हो, और जो आप यूज कर रहे हो सर्विसेज या कोई भी सर्वर, तो वो क्या आपका डेस्टिनेशन यानी सर्वर है। तो मैं क्लाइंट और सर्वर का जो सेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? इनिशिएट हो सकता है, मेंटेन या डिलीट करा जा सकता है। लेकिन दिस सेशन initiate, maintain, delete with the help of पोर्ट नंबर्स टेबल। सिर्फ टेबल होते हैं जिसके हेल्प से ये काम होता है सारा का सारा। अब कौन सा होता है मैं बात करता हूँ। मैंने आपको HTTP पढ़ाया था, आई थिंक आपको याद होगा। HTTP का पोर्ट नंबर कितना बताइए? HTTP का था 83। बस नहीं सॉरी, HTTP का था HTTP का FTP 80। FTP का था 83 FTP is और 22 और 21। हाँ, और 20 उसका 21 HTTPS का था 443। FTP का था 20 और 21। हाँ, ठीक है, FTP का 20 और 21 था और HTTPS का था 443। और DNS
डीएनएस का 83 था क्या? किसी का तो था 83, अब वो याद नहीं किसका था। 53 नहीं, डीएनएस का था 53, ठीक है। अब बात हाँ समझो। डीएनएस का 53 था। हाँ अब सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पोर्ट नंबर मैं बार बार याद करा रहा हूँ, और पोर्ट नंबर हमारे कुछ सर्विसेज ने भी यूज करे थे। तो पोर्ट नंबर की एक पूरी थ्योरी है, उस पर अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सेशन लेयर में उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सेशन लेयर में जब अच्छा। भी कोई इनिशिएट होगा, मेंटेन होगा या डिलीट होगा, तो पोर्ट नंबर के बेस पे बनेगा। क्योंकि पोर्ट नंबर टेबल कौन मेंटेन करता है? वो पोर्ट नंबर टेबल मेंटेन करी जाती है पोर्ट नंबर्स के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू मेंटेन होती है? पोर्ट नंबर्स के थ्रू। तो अभी हम बात कर लेते हैं पोर्ट नंबर के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लो पोर्ट नंबर। आप इसको बोल सकते हो यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। इट्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझो। इट्स used by protocols, services and कौन यूज करता है इनको? एप्लीकेशंस। कौन कौन यूज करते हैं? प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज और प्रोटोकॉल सर्विसेज एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन। ठीक है, अब आगे चल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पोर्ट नंबर का साइज भी होता है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर के साइज की बात करते हैं। साइज तो आपका 2 बाइट का, माइक म्यूट करके डिस्टर्बेंस हो रही है। 2 बाइट, 2 बाइट का मतलब 16 बिट। और अगर आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो 8 बिट्स मिलके बनाती है 1 बाइट, यानी 2 बाइट में 16 बिट। और अगर आप एक फॉर्मूला पावर 16, तो वैल्यू आएगी 6553। तो याद रखना है कि जो पोर्ट नंबर की रेंज आएगी 1 से लेकर 65535, ठीक है। अब बात समझिए, पोर्ट नंबर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप के पोर्ट नंबर्स होते हैं जिन पे हमें बात करनी है। ये कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं आपके रिजर्व्ड पोर्ट नंबर, दूसरे होते हैं आपके अनरिजर्व्ड पोर्ट नंबर। तो दोनों पे हम बात करेंगे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो आप रिजर्व के बारे में। कुछ की पॉइंट्स। पहला, दिस पोर्ट नंबर predefined with protocols, services and application, उनके साथ पहले से डिफाइन होते हैं। This port number also known as a which port number? Well known. This port number range 1 to 1024, यानी 1 से लेकर 1024 तक जो भी पोर्ट होंगे वो पहले से ही यूज हो रहे होंगे, और उनको बोला जाता है बुक्स के अंदर वेल नोन पोर्ट नंबर्स। अब दूसरे पोर्ट नंबर्स कौन से थे आपके? अनरिजर्व पोर्ट नंबर,
अनरिजर्व पोर्ट नंबर। अब अनरिजर्व क्या बोलता है? दिस पोर्ट नंबर यूज्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ यूजर और क्लाइंट, इनके बेस पे बात करो, ठीक है? यूजर और क्लाइंट के बेस पे बात करो। whenever user or device trying to reach destination and get multiple resources available to reach destination, then use this port number। अभी एक यूजर के बेस पे कौन से बताया? सपोज कर लो यूजर को google.com ओपन करना है, क्या वो सिर्फ क्रोम ब्राउजर से ही ओपन कर सकता है? ये बताना आप मुझे। क्या क्रोम ब्राउजर ही उसको गूगल एक्सेस करा सकता है? नहीं, उसके पास मल्टीपल ब्राउजर है, तो उस केस में क्या होगा? बहुत सारी एप्लीकेशन हो गई और जाना है एक स्पेसिफिक पर्सन के पास है। तो आपके पास जब मल्टीपल रिसोर्सेज हो और जाना आपको एक ही डेस्टिनेशन पे हो या मल्टीपल डेस्टिनेशन पे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप क्या यूज करोगे? अनरिजर्व पोर्ट नंबर। तब आप क्या यूज करोगे? अनरिजर्व पोर्ट नंबर, ठीक है? पोर्ट नंबर। This port number also known as a random port numbers, इनको बोला जाता है random port numbers। अच्छा, एक और बात, this port number range 1025 to 65535, यानी 1025 से लेकर 65,535 तक होते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, एक यूजर है और ये कनेक्टेड है आपके मॉडेम या वाईफाई से आपके घर पे, ठीक है? और मॉडेम कनेक्टेड है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इस यूजर को इंटरनेट पे जाना है, तो बेसिकली यूजर अपने पास अपने कंप्यूटर में क्या बना के रखेगा? सबसे पहले पोर्ट नंबर टेबल। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस पोर्ट नंबर टेबल में एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? टैब नंबर, जो भी आप टैब ओपन करो, फिर क्या होगा? तो सोर्स पोर्ट नंबर, फिर क्या होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और फिर क्या होगा आपका? सर्विसेज, ठीक है? सर्विसेज। सर्विस। अब बात सुनिए, इस यूजर ने बोला मुझे गूगल ओपन करना है, तो इस यूजर ने क्या करा? गूगल क्रोम ओपन करा और टैब नंबर कितने पे गया? 1 पे, तो एक्सेस कर सकता है। इस यूजर ने टैब 1 पे जाके लिख दिया CCNA और एंटर कर दिया, यानी इस यूजर ने अब एक सेशन को क्या करा है? इनिशिएट। और सेशन को इनिशिएट करने के लिए इसने अपने डेटा के अंदर क्या बोला कि मैंने एक इंफॉर्मेशन ऐड करी है जिसका नाम क्या है? सोर्स नंबर, और फिर एक और इंफॉर्मेशन है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो एक बताओ, इसके पास जो एप्लीकेशन है जिससे सीखने की वेबसाइट पे जा रहा है, क्या वो एक सिंगल एप्लीकेशन है जिससे जा सकता है? ये मल्टीपल है, मल्टीपल हो सकते हैं ब्राउजर। तो सोर्स पोर्ट नंबर इसका रैंडम का पहला पोर्ट नंबर क्या था? 1025। लेकिन सीखने की वेबसाइट कौन सी सर्विस यूज करती थी? HTTP, दैट मींस पोर्ट नंबर इज 8। और ये ट्रैफिक किसको में? मॉडेम को। मॉडेम ने ट्रैफिक रिसीव करते क्या चीज करा? डेस्टिनेशन कौन है? 80, यानी इसको इंटरनेट की कोई सर्विसेज स्पेसिफिक ISP को भेजा। ISP ने देखा अच्छा 80 HTTP, ISP ने बोला मैं आपको सर्विस। तो जब ISP ने रिप्लाई करा तो ISP ने बोला मैं डेटा ही भेज रहा हूँ आपको, लेकिन अब आपके डेटा में सबसे पहले क्या लगा रहा हूँ? सोर्स पोर्ट नंबर, और फिर क्या लगा रहा हूँ? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब ये बताओ, जब ISP आपको रिप्लाई कर रहा है तो क्या वो आपको सर्विस दे रहा है? यस। तो सोर्स पोर्ट नंबर में वो सर्विस
जो आप मांगने गए थे। तो मेरे केस में हमने कौन सी यूज करी थी, 80। अब आईएसपी को ये रिप्लाई कौन सी टैब पे देना है, उसको देना है टैब 1 पे। तो पोर्ट नंबर क्या था, 1025। ये रिप्लाई यूजर को मिला, यूजर ने क्रोम को दिया, क्रोम ने टैब को। और यहाँ पर आपकी पोर्ट नंबर टेबल में एक एंट्री आ गई कि भाई टैब नंबर 1 पे 1025 सोर्स था, डेस्टिनेशन 80, और कौन सी सर्विस मांगी गई, HTTP। जब रिप्लाई आया तो ये सेशन क्या करा गया आपके लिए, क्या करा गया, मेंटेन। अब इसने दोबारा से टैब ओपन करी फॉर एग्जांपल, और टैब 2 पे जाके इसने लिख दिया CCNP और एंटर कर दिया। फिर इसने दोबारा डेटा बनाया, और डेटा में सोर्स पोर्ट क्या लगाएगा, आप बता सकते हो आप, सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा इसका, और डेस्टिनेशन क्या होगा। CCNP का सेम ही होना चाहिए ना। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, CCNA इज HTTP और CCNP इज HTTPS। तो मुझे अच्छा तो अच्छा, 4 तब तो 443 सोर्स तो इसका डेस्टिनेशन होगा, और सोर्स नंबर तो 1026। और ये सेशन क्या करा गया आपके लिए, इनिशियल। लेकिन अच्छा 1026 क्यों होगा। 25 ऑलरेडी यूज करा है ना टैब 1 ने, तो टैब 2 के पास एक अच्छा सेपरेट, और ये डेटा अच्छा गया आपका फिर दोबारा मॉडेम पे। मॉडेम ने आईएसपी को, और आईएसपी अब आपको सर्विस देगा। तो आईएसपी जब सर्विस देगा बोलेगा डेटा भेज रहा हूँ, और डेटा में लगाएगा सबसे पहले सोर्स पोर्ट हाँ नंबर, तो लगाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और भेज देगा। तो आईएसपी बोलेगा मैं कौन सी सर्विस दे रहा हूँ, तो सोर्स पोर्ट नंबर में 443। और अब ये डेटा कौन सी टैब पे दिखना चाहिए, टैब 1 पे या टैब 2 पे, टैब 2 पे ना। तो 1026। और ये सेशन में लिंक है। अब अगर कोई आया दोबारा से, उसने लिखा कि भाई मुझे तो टैब 3 पे जाना है, और टैब 3 पे उसने बोला मुझे अवस्थ वेबसाइट पे जाना है, तो फिर उसने डेटा बनाया। डेटा में क्या बोला, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन। अब उसको पता चला अवस्थ से तो ये डाउनलोड करता है, तो डेस्टिनेशन इज 21, और सोर्स पोर्ट नेक्स्ट अवेलेबल। बट किसी ने टैब 1 को क्लोज कर दिया, यानी ये एंट्री अब आपकी हट गई। तो अब जब नेक्स्ट सेशन आपने इनिशिएट करा है, उसमें सोर्स पोर्ट क्या होना चाहिए, 1025। नहीं, वो तो रिसाइकल होने पे मिलेगा ना। हम अपने नेक्स्ट पोर्ट क्या था उसके बाद का, 1026। तो इसके नेक्स्ट कौन होगा, 1027। जब तक आपका पूरा रिसाइकल नहीं होगा तब तक यूज नहीं होगा। यानी 1025 से 65,000 तक जब तक आप पहुंच नहीं जाओगे, तब तक दोबारा से 1025 नहीं मिलेगा। और ये सेशन इनिशिएट हो गया, किसको मिला, मॉडेम को। मॉडेम ने आईएसपी जब रिटर्न भेजेगा तो बोलेगा भाई आई एम सेंडिंग डेटा, और डेटा में बोल रहा है कि मैं भेज रहा हूँ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पे। सोर्स पोर्ट कौन है, 21। डेस्टिनेशन कौन है, 1027। और जब ये रिप्लाई आईएसपी से मॉडेम, और मॉडेम से यूजर को मिलता है, तो यूजर उसके लिए सेशन को क्या करता है, रिप्लाई मिलने के बाद मिनट, और एक एंट्री बनाता है 1027, 21 और F। तो ये थी आपकी एक सेशन ले। अब हम बात नेक्स्ट लेयर पे, लेयर 4। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट विल बी responsible to transfer data from source to, कहां पर भेजते हैं, पढ़िए लाइन, पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये पूरी। Transfer. It will be responsible to transfer data from source to destination. अच्छा क्या लिखा है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट विद द हेल्प ऑफ
with the help Protocol. of protocols. किसकी हेल्प से? प्रोटोकॉल्स की हेल्प। 6 प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इन दिस लेयर डेटा स्लाइसिंग ऑल्सो पर यहाँ पर होती है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोटोकॉल क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है बिहेवियर, आपको कैसा बिहेव करना है एक तरीके से। कभी आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा है कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग 8 से 1 PM तक, 8 AM से 1 PM तक स्कूल टाइम रहेगा, या कॉलेज टाइम या ऑफिस टाइम। तो बेसिकली क्या हो गई, एक फिक्स टाइम। ये क्या हो गया आपका? फिक्स टाइम। फिर उसमें पता चला 11 पे आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट। तो ऐसे ही कुछ आपके प्रोटोकॉल्स का काम होता है। प्रोटोकॉल्स भी एक फिक्स कंडीशन पे काम करते हैं, इसलिए बुक्स में प्रोटोकॉल की जो थ्योरी है वो लिखी होती है सेट ऑफ रूल्स। क्या बुलाता है प्रोटोकॉल को? सेट ऑफ रूल्स। और सेट ऑफ रूल्स बोलने का रीजन क्या था? उनकी कुछ कंडीशन है काम करने की। कैसे? जैसे एक प्रोटोकॉल का नाम है रिलायबल। क्या नाम है? रिलायबल। रिलायबल का काम क्या है? अगर किसी यूजर से एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन को क्या भेजा, एक डेटा भेजा उसने, ठीक है। इस डेटा को जैसे ही डेस्टिनेशन ने क्या करा, रिसीव करा, तो वो उसका क्या भेजेगा, इसको क्या भेजेगा, एक रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब इस सोर्स को पता चल जाएगा कि मेरे सामने वाले डेस्टिनेशन ने मेरा डेटा क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। इसी में एक पर्सन होता है जिसका नाम क्या होता है, अनरिलायबल। अनरिलायबल क्या बोलता है कि अगर किसी सोर्स ने, जैसे ये सोर्स है, अगर किसी सोर्स ने डेटा भेजा, ठीक है, और ये डेटा डेस्टिनेशन को क्या हो गया है, रिसीव, लेकिन डेस्टिनेशन कभी भी उसको क्या नहीं भेजेगा, क्या नहीं भेजेगा, रिप्लाई। तो अब एक बात बताओ, ये कंडीशन हो गई 2 पर्सन के लिए, एक रिलायबल के लिए लगा दी, एक अनरिलायबल के लिए। अच्छा, कौन डेटा डिलीवरी की गारंटी ले रहा है, क्या लग रहा है आपको, रिलायबल ले रहा है या अनरिलायबल? कौन गारंटी ले रहा है डेटा डिलीवर Reliable. करने? रिलायबल। तो अब इन पे ही बात करनी है हमें, ये लो लिख लो आप। यहाँ मैं छोटी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, रिलायबल प्रोटोकॉल पढ़ना था, अब इसके बारे में समझो। व्हेनेवर यूजर, यूजर हो या डिवाइस हो, ट्राइंग टू सेंड डेटा with the help of reliable protocol and destination user या device receive data, then must be sent back reply and acknowledge message। क्या भेजेंगे वो एक दूसरे को? डेटा मिलते ही रिप्लाई और क्या भेजना पड़ेगा, एक्नॉलेज मैसेज, ठीक है। अब बात समझो दोस्तों, रिलायबल प्रोटोकॉल कॉल्ड टीसीपी प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है इसको? टीसीपी। TCP. टीसीपी का मतलब क्या होता है वो समझा दूं। माइक म्यूट कर लो आप, देखो बार बार इसमें डिस्टरबेंस होती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और टीसीपी क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा, या आप उसे क्या बोल सकते हो, क्या करने के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, एक और बात, टीसीपी it's called reliable protocol, and this protocol data delivery guaranteed। कैसे करता है ये डेटा की डिलीवरी आपकी, गारंटेड करता है। अच्छा, एक और बात, टीसीपी whenever data transfer via TCP protocol, then data add, क्या ऐड करेगा यहाँ पर, क्या ऐड करता है, टीसीपी हेडर। क्या ऐड होता है अंकिता? टीसीपी हेडर। Header. अच्छा, कभी Header. आपने शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी, अब पूछना क्या इसमें। जब हम शॉपिंग करते हैं तो मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, लैंडमार्क, अवेलेबिलिटी टाइम, ये सब लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि हमारा जो पार्सल है वो सक्सेसफुली क्या हो पाए, डिलीवर हो पाए। तो सेम टू सेम अगर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है
तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो लगानी पड़ेगी ना कि कौन सोर्स है, कौन डेस्टिनेशन है, किस टाइप का डेटा है, और अगर आपको मिलेगा तो मुझे बता देना, ऐसा कुछ होता है। तो टीसीपी हेडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी से रिगार्डिंग वो किस में जाएगी, टीसीपी हेडर में। अच्छा, टीसीपी हेडर का जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, 20 बाइट, यानी एक बाइट में कितनी बिट, 8। तो 20 बाइट मीन्स हाउ मेनी बिट्स, 160 बिट। तो हर डेटा के साथ कितनी बाइट एक्स्ट्रा लगेगी, 20 बाइट, ठीक है। अब बस अब दूसरी बात समझो, टीसीपी प्रोटोकॉल के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आप यूज करोगे इसको तो फीचर होंगे। पहला फीचर क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन ओरिएंटेड। फिर होता है आपका नेक्स्ट फीचर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग के बाद आता है फ्लो कंट्रोल, फिर आता है रिप्लाई, और फिर क्या आता है, एक्नॉलेज। तो कितने फीचर है इसके पास, कनेक्शन ओरिएंटेड, सीक्वेंस, फ्लो कंट्रोल, रिप्लाई और एक्नॉलेज। जब भी आप डेटा डिलीट करोगे तो ये 5 फीचर आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपने टीसीपी की कहानी तो पढ़ ही ली ना रिलायबल के बारे में। अब दूसरे प्रोटोकॉल पे बात करें। दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा था, अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अनरिलायबल प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। अब देखो अनरिलायबल की कहानी है, मैं बता दूं। व्हेनेवर यूजर, और या लिख सकते हो आप डिवाइस, ट्राइंग टू सेंड डेटा with the help of which protocol, unreliable protocol, and destination user हो या कौन हो, device, receive data then never send back reply and कौन सा मैसेज नहीं भेजते, acknowledge। क्या आपको डेटा मिल गया, आप कभी रिप्लाई और एक्नॉलेज भेजोगे उसको, बताओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अनरिलायबल प्रोटोकॉल कौन होता है, यूडीपी। यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। एक और बात समझो, यूडीपी, दिस प्रोटोकॉल हेल्प टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है। अच्छा, यूडीपी के बारे में, दिस प्रोटोकॉल डेटा डिलीवरी, इसकी डेटा डिलीवरी नॉट गारंटेड, की गारंटी वारंटी नहीं लेता ये किसी यूडीपी, बट डेटा क्विकली ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर कर देगा डेटा को, क्विकली, यानी फास्ट प्रोसेस करता है डेटा के लिए, यूडीपी। पर यूजर और डिवाइस यूज, आपके यहाँ से बहुत वॉइस का इको आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। whenever user or device use UDP protocol, then add UDP header with data। और याद रखना, UDP header size is how many byte, अंकिता कितने बाइट का है, चेक करके बताइए मुझे, कितने बाइट का लिखा है मैंने, यूडीपी का हेडर का साइज बताइए। 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब लिखा है, 8 बाइट इज 8 8 64 64 बिट होगा। 64, यानी अगर आपके डेटा में 64 लगे या 160 बिट लगे, सबसे जल्दी किससे डेटा जाएगा, 160 से या 64 से। 64। अगर मैं बोलूँ 64 लगकर जा रहा है एक डेटा में, और एक डेटा में लगकर जा रहा है 160 बिट, तो कौन सा जल्दी ट्रांसमिट होना चाहिए, 64। दैट इज द रीजन, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल के फीचर्स होते हैं, ठीक है। पहला फीचर होता है इसका कनेक्शन लेस, इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन लेस। अच्छा, नो सीक्वेंसिंग, ये सीक्वेंसिंग करता है, नहीं। नो रिप्लाई, ये रिप्लाई भी नहीं भेजता। नो एक्नॉलेज, बट डेटा क्विकली ट्रांसमिट, क्या कर सकता है, डेटा को क्विकली ट्रांसमिट कर सकता है,
यानी फास्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। भाई देखो, जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखती है कि अभी मैच चल रहा है और आपको दिख ही नहीं रहा है, 10 मिनट बाद आ रहा है, 20 मिनट नहीं, स्ट्रीमिंग इज नहीं। ऑलवेज, तो दैट इज द रीजन इन स्ट्रीमिंग। और ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ऐसे समझो, न्यूज देखते हो आप, न्यूज जो लाइव न्यूज हाँ। होती है वो भी किस पे काम करती है, यूडीपी पे। कभी आपको एंकर बोलता है कैन यू हियर मी, ऐसा कुछ आता है? नहीं। आई एम ऑडिबल, नहीं, क्योंकि उनको क्या पता है कि हमारी तरफ से कनेक्शन क्या हो गया, एस्टैब्लिश। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, सामने वाले को रिसीव करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है, तो ये हो गए कौन कौन से प्रोटोकॉल, टीसीपी और यूडीपी। क्लियर है? अब UDP। आसन, हम सिर्फ टीसीपी पढ़ेंगे और यूडीपी उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, जो टीसीपी में हो रहा है वो यूडीपी में नहीं होगा। ठीक है, अब बात है अभी बीच में फीचर हो जाएंगे। सबसे पहला फीचर समझ लो क्या होता है। सबसे पहला फीचर टीसीपी का था, इसे बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड पढ़ना है सबसे पहले। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, whenever device or user trying to send data, then device or user before sending data must be performed क्या परफॉर्म करना पड़ेगा उन्हें, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Three-way handshake तो आपने process। सुना होगा, अगर आप सिक्योरिटी में हैं तो ये प्रोसेस आपने सुना होगा। तो ये 3 वे हैंडशेक करना पड़ता है डेटा भेजने से पहले टीसीपी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यूजर यहाँ पर है जिसका नाम है बॉब, एक यूजर यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, सैम। और ये जो कैरेक्टर्स के नाम मैं बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में मिलेंगे। अब बात समझो, बॉब बोल रहा है ब्रदर मुझे कुछ डेटा को क्या करना है, शेयर, बट प्रॉब्लम ये है मैं टीसीपी के थ्रू भेज रहा हूँ। और अब बॉब क्या बोला, अगर मैं टीसीपी के थ्रू भेजूंगा तो मुझे सबसे पहले डेटा भेजने से पहले क्या करना पड़ेगा, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा अंकिता, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। और अब मैं आपको Three-way handshake। अब जो मैं 3 वे बता रहा हूँ ये है नॉन टेक्निकल। ये कौन सा है, नॉन टेक्निकल। ठीक है, सिर्फ समझा। Non-technical। बॉब ने एक मैसेज भेजा, उस मैसेज में क्या बोला, आई वॉन्ट टू Handshake। सेट कम्युनिकेशन विद यू। क्या बोल रहा है कि मुझे एक सेटअप करना है कम्युनिकेशन के लिए आपसे। ठीक है, सैम ने आपका मैसेज क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, डन। तो सैम ने आपका मैसेज जैसे एक्सेप्ट करा तो उसने क्या बोला, ओके। ओके का मतलब आपका मैसेज आ गया है। और उसी ओके के साथ एक मैसेज भेजा, सैम ने बोला अगर मैं भेजूंगा तो आपको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो सैम ने अपने पास एक मैसेज दोबारा बनाया इसी के अंदर, क्या बोला, स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। ओके का मतलब मैंने रिसीव करा आपका मैसेज, और स्टार्ट योर कम्युनिकेशन का मतलब मैं भी तो करूंगा ना। तो अब आपका ये मैसेज किसको मिलेगा, ये मैसेज किसको मिला, बॉब को। बॉब ने देखा अच्छा ओके तो आ गया मेरे पहले मैसेज के लिए, और सामने वाला सैम भी बोल रहा है कि स्टार्ट योर कम्युनिकेशन, यानी उसको भी करना है। तो बॉब ने यहाँ से कौन सा मैसेज भेज दिया, ओके। अब चेक करो कितने स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 3 steps। 1 2 3, इसी को 3 वे बोलते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल का। अब टेक्निकल सब देखो, जब भी आप टीसीपी हेडर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, टीसीपी हेडर। तो टीसीपी हेडर के अंदर क्या होते हैं, फ्लैग। क्या बोलते हैं, फ्लैग। और फ्लैग का काम क्या होता है, किसी फंक्शन के बारे में बताना, या किसी फीचर के बारे में बताना, या किसी
प्रोसेस को इंडिकेट करना, ठीक है, या किसी कनेक्शन की इंफॉर्मेशन को देना, ये सारे काम करते हैं कौन? फ्लैग, ठीक है। अब बात समझो, ये फ्लैग अगर यूज में है तो क्या लिखा आएगा उनमें? 1। अगर नॉट इन यूज तो उनपे क्या लिखा आएगा? 0, ठीक है। और फ्लैग कितने टाइप के होते हैं वो देख लो। टीसीपी में सबसे पहला फ्लैग होता है सिंक, फिर आता है एट, फिर होता है फिन, फिर आता है पुश, रीसेट, अर्जेंट पॉइंट। तो कितने फ्लैग है काउंट करना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिंक का मतलब तो वही क्या करना, कम्युनिकेशन के लिए क्या बनाना? सेटअप बनाना। एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना। फिन का मतलब क्लोज करना, कि वो सेक्शन क्लोज कर दिया गया। पुश का मतलब डेटा को सेंड करना। रीसेट मतलब जब आप रिफ्रेश करते हो या रिट्राई बोल सकते हो। और अर्जेंट का मतलब प्रायोरिटी देना। क्या देना? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब कि मेरा कौन सा ट्रैफिक पहले जाएगा, वॉइस का या वीडियो का या ऑडियो का, ठीक है, वो बता सकते हैं। अब टेक्निकल में बात करते हैं थ्रू हैंडशेक की। यहाँ पर मैं एक डिवाइस लगाता हूँ जिसका नाम है बॉब, एक डिवाइस लगाता हूँ जिसका नाम है सैम। वाई। अब बात समझो, बॉब बोल रहा है मुझे डेटा भेजना है, बट प्रॉब्लम ये है मेरा डेटा जब भी जाएगा तो उसके साथ कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा? टीसीपी। तो बॉब ने अब इस डेटा के लिए एक पहले प्रोसेस कराया। उसने सबसे पहले एक मैसेज भेजा सैम के पास, और इस मैसेज के अंदर क्या बोला? सिंक्रोनाइज, कि मेरे साथ सिंक हो भाई, मुझे कम्युनिकेशन करना है ना, तो सिंक हो जाओ, सेटअप करो। तो सैम ने वो रिसीव करा, और जब सैम ने आपका ये मैसेज रिसीव करा तो सैम ने अपने पास से कौन सा मैसेज भेजा आपके लिए? कौन सा मैसेज है? एक्नॉलेज, एक्सेप्ट हो गया है, और प्लस में क्या लगा के भेज दिया? सिंक, कि मुझे भी करना है। अब ये मैसेज किसको रिसीव हुआ? बॉब को। बॉब ने क्या देखा कि मेरा जो स्टार्ट होने का कम्युनिकेशन था उसके लिए एक एक्नॉलेज आ गया, यानी एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन सामने वाले ने भी क्या करा है? स्टार्ट करा है। तो अब बॉब को कौन सा मैसेज भेजना पड़ेगा? एक्नॉलेज या सिंक? सिंक। सिंक का मतलब सेटअप करना होता है। अच्छा। अभी बॉब क्या कर रहा है वहां पर? सेटअप कर, देखना है। बॉब ने अपना पहले ही सेटअप करा, उसी का तो एक्नॉलेज आया था उसको। अब यहाँ पर हाँ सिंक हाँ। किसने भेजा? सैम ने, यानी वो सेटअप कर रहा है। अब बॉब को क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक्नॉलेज या सिंक? एक्नॉलेज। 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 ठीक है, हाँ। हो गया 3, खत्म। 1 2 एंड देन 3। अब जाओ नेक्स्ट फीचर। ये कौन सा था? कनेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट फीचर पढ़ लो। नेक्स्ट फीचर का नाम है सीक्वेंस। अब ये क्या करता है? whenever user or device trying to send data or receive data, ठीक है, then check, क्या चेक करते हैं? पढ़िए क्या लिखा हुआ है? MTU साइज। क्या चेक करते हैं वो हमेशा? MTU साइज। क्लियर? ओके। बिफोर sending data, user or device must be performed sequencing, ठीक है, करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने लिखा whenever user device trying to send data, receive data, then check MTU size. This MTU define how much size data possible to receive to forward, ठीक है, बताता है कि कितना डेटा आप रख सकते हो और कितना भेज सकते हो। तो बात समझो, MTU अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है। ये लो,
MTU का मतलब पता है क्या होता है? इसे बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, ठीक है। इट्स अवेलेबल ऑन NIC कार्ड। भाई अब ये बताइए अंकिता, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी है ना थोड़ी वीडियो और ये जो आप टाइप कर रहे हो ये थोड़ा सा लेट चल रहा है टाइपिंग वाला, और जो आप बोल रहे हो उससे थोड़ा लेट टाइप हो रहा है। आप चेक करो, अब देखो। हाँ, अब आप बोलिए, कुछ लिखिए। हाँ मेरी वॉइस आ रही है अब? देखो मैंने क्या वॉइस तो लिखा। आ रही थी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि MTU के लिए 2 लाइन लिखी है। मैंने बोला मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट और इट्स अवेलेबल फॉर इट्स अवेलेबल ऑन NIC NIC कार्ड। का। NIC कार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक PC होता है और इस PC को अगर डेटा को सेंड करना है और रिसीव करना है तो कितने मेथड है नेटवर्क में? सिर्फ 2 ही मेथड है, या तो वो वायर्ड के थ्रू जाएगा या वायरलेस। वायरलेस। और ये दोनों किसके थ्रू काम करते हैं? नेटवर्क में अडेप्टर्स के थ्रू, है ना। तो ये हम्म। नेटवर्क अडेप्टर जो होता है इसी के अंदर होता है MTU। और ये MTU बाय डिफॉल्ट, क्या बोल रहा हूँ, बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट 1500 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 1500 बाइट। यानी अगर आप 1500 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर 1 सेकंड में कितनी बिट्स डेटा बाहर भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। बट बट कंडीशन ये है, कंडीशन ये 20 बाइट रिजर्व फॉर IP। किसके लिए रिजर्व हो जाती है 20 बाइट? IP। IP के लिए। तो कितना डेटा रिमेनिंग रह गया ये बताओ? 1480 1480 बाइट। बाइट्स। ठीक है, अब बात सुनो, देखो वही 2 यूजर लिया था मैं, जैसे एक है बॉब और एक है हमारे पास सैम, और दोनों को किससे कनेक्ट कर देते हैं अंकिता? वायर्ड से या वायरलेस से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ, इस NIC कार्ड का MTU साइज होगा, और MTU कितना है? 1480 बाइट। क्योंकि IP के बिना डेटा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह? नहीं, क्योंकि विदाउट मोबाइल नंबर मैसेज जाता नहीं है ना। तो IP के बिना तो डेटा जाएगा ही नहीं ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। अब बस ये बॉब क्या बोल रहा है कि ब्रदर मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा का साइज कितना है, देखना जरा। इस डेटा का साइज कितना है? 2000 बाइट। 2000 बाइट। क्या ये एक बॉक्स में ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? देखना आपके डिवाइस का MTU साइज कितना है और मुझे बताओ, क्या ये डेटा जा सकता है एक ही टाइम में? नहीं, बिकॉज द साइज इज लेस। साइज तो कम है। मुझे आप बस यस और नो में बताइए, फिर मैं आपको नहीं। एक्सप्लेन। नहीं जा सकता क्योंकि मेरा MTU कितना है? 1480, और मैं भेज 80। कितना रहा हूँ? 2000। तो 2000। इस केस में क्या होगा डियर? इस केस में करा जाएगा इस डेटा को स्लाइसिंग। क्या कराएगा? स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब ये समझो कि इस डेटा में से लास्ट कितने साइज का डेटा एक बॉक्स में जा सकता है वो लिखना है। कितना डेटा जा सकता है एक बारी में? मैक्सिमम 1480, है ना, 0। बाइट में, ठीक है। अच्छा अब कितना डेटा रिमेनिंग रह गया 2000 में से, अगर ये हटा दो तो 1480? 420। 520। मैथ सही होनी चाहिए, बस रिस्क नहीं लेंगे हम। चलो अब 1480 520 टोटल कितना हो गया एक्चुअली? अब 2000। तो स्लाइसिंग क्या करता है? डेटा को डिवाइड करता है। अब तो डेटा जा सकता है ना आई थिंक? अब बताओ मुझे, पहले इसको भेज दूं फिर इसको भेज दूं या दोनों एक साथ भेज दूं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? अब सैम को कैसे पता ये दोनों डेटा एक ही थे? सैम को कैसे पता चलेगा?
इसलिए जब भी स्लाइसिंग होती है तो उस डेटा के साथ क्या लगाया जाता है, सीक्वेंस नंबर, और क्या लगाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या लगाते हैं, सीक्वेंस नंबर आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन। आप लिख तो नहीं रहे ना साथ साथ? नहीं नहीं हाँ, नोट्स मत बनाना अभी बैठ कर, नहीं तो कुछ नहीं समझ नहीं में नहीं आएगा, चलो कुछ भी कर लेना पड़ेगा। अब नहीं नहीं बात मैं समझ, नोट्स नहीं। सीक्वेंस नंबर क्या कहता है, सीक्वेंस नंबर बताता है कि ये दोनों डेटा क्या एक ही थे, यस, तो इनका दोनों का सीक्वेंस नंबर क्या रख दिया, 1। और आईडी नंबर बताता है कि सबसे पहले कौन था, तो मेरे ख्याल से 1480 था, तो उसका 1, और 520 कितने नंबर पे था, सेकेंड। हो गया ना। अब जिसको भी ये डेटा मिलेगा उसको पता चलेगा दोनों का सीक्वेंस एक ही है, तो यानी दोनों एक ही बॉक्स से बिलोंग करते हैं। लेकिन आईडी 1 और आईडी 2 से क्या पता चलेगा कि पहले कौन था। ठीक है, अब ये डेटा हाँ सामने वाले को, अब सामने सैम को सबसे पहले मिला 520, और उसको मिला, इसका सीक्वेंस नंबर था 1, आईडी नंबर था 2। फिर इसको मिला 1480 कुछ सेकंड के बाद, सीक्वेंस नंबर इज 1, आईडी नंबर इज 1। बट एक प्रॉब्लम हो गई। बॉब बोल रहा है, ब्रदर मैंने आपको डेटा कितने साइज का भेजा था, 2000, मुझे एक एक्नॉलेज करो कि आपको 2000 बाइट मिल गया है, क्या भेजो मुझे। बॉब क्या बोल रहा है, सैम मुझे 2000 का एक्नॉलेज भेजो। लेकिन सैम तो कंफ्यूज है भाई, क्योंकि उसको तो कितने डेटा मिले, 2, उसको थोड़ी ना पता है 2000 है ये टोटल। तो सैम ने क्या देखा, अब सैम को कैसे पता चलेगा सैम के डिवाइस को, तो सैम का डिवाइस एक टास्क करेगा। क्या लिखा हुआ है टास्क का नाम, पढ़िए आप। रिसेंबलिंग। रीअसेंबलिंग, रीअसेंबलिंग का ये मतलब सब। रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले उसने देखा कि मुझे रखना पड़ेगा आईडी 1, सीक्वेंस तो दोनों का ही 1 है। फिर उसने बोला मैं रखूंगा फिर कौन सा वाला, आईडी नंबर 2, और सीक्वेंस नंबर तो उसका भी क्या है, 1 ही है। तो अब आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा डेटा रखूं, 1480 या 520, कौन सा रखना है। हम्म, इसमें तो 1480 ही होगा ना। हाँ, आईडी नंबर 1 उसी का तो है, और 520 हाँ इधर रख दिया। अब दोनों को प्लस कर दो, टोटल कितना हो गया उसका। 2000। अब उसने भेज 2000। दिया एक्नॉलेज, लो भाई एक्नॉलेज 2000 ही मिला है मुझे, डन। अब आपको एक हाँ प्रॉब्लम हो, नेटवर्क में तो बहुत सारे डिवाइस होते हैं, अब सबका एमटी थोड़ी ना पता होता है आपको, ये सुन लो। नहीं। तो वहां पर एक पर्सन होता है, वहां पे कौन होता है, एक पर्सन होता है, परसों। उसका नाम क्या है, एमट्यू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको, एमटीयू पार्ट डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसका काम है, ये पहले से इनेबल होता है, क्या होता है, बाय इनेबल। डिफॉल्ट इनेबल। अगर आपका डिवाइस इंटरनेट यूज करता है या नेटवर्क केबल लगती है या वायरलेस वायरलेस यूज करता है, तो उसमें M2 बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा। ठीक है, ये क्या करता है, चेक लोवेस्ट M2 साइज इन नेटवर्क, क्या ढूंढेगा सबसे लोवेस्ट M2 साइज इन नेटवर्क। क्या पता ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना सर, सॉरी अंकिता, कि एक डिवाइस का M2 आ गया 200 बाइट, और एक डिवाइस का आ गया 400 बाइट, और फिर इस डिवाइस का आ गया 1000 बाइट। तो एक बार बताओ, अगर ये एमटी पार्ट डिस्कवरी प्रोटोकॉल नहीं होता तो ये वाला क्या कहता कि मैं 200 से भेजूंगा, और ये वाला क्या बोलता मैं कितने पैकेट भेजूंगा, 1000 बाइट के। क्या सामने वाला रिसीव कर पाता, नहीं, तो आपका ट्रैफिक ड्रॉप हो जाता। तो इस केस में क्या करता है, ये सभी डिवाइसेस पे जाता है और उनसे पूछता है कि आपका एमटी साइज कितना है। अब वो सबसे लोवेस्ट कौन सा मिला उसे, 200। तो जब ये लास्ट वाला पीसी डेटा भेजेगा तो उसे क्या बोलेगा कि कितने बाइट का डेटा बनाना, लास्ट 200 बाइट, हम्म। उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ। ओके चलो, सिक्वेंसिंग हो गया, एक लास्ट फीचर है फ्लो कंट्रोल, खत्म करो इसको। क्या नाम है फीचर का, पढ़िए। फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, दिस फीचर हेल्प टू चेक
क्या चेक करता है, पढ़िए और बताइए मुझे। बफर मेमोरी ऑन डिवाइसेस। डिवाइस, ठीक है, ऑन डिवाइस, वाली एक ही डिवाइस पे बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, बफर मेमोरी का मतलब क्या होता है? बफर मेमोरी का मतलब, इसको बोलते हैं हाउ मेनी पैकेट्स प्रोसेस विद इन ए सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डेटा प्रोसेस कर सकते हो, है ना? कितने बॉक्स वाले डेटा को, कई बार बॉक्सेस में आता है ना डेटा, 10 बॉक्स 15 बॉक्स, तो कितने हैंडल कर सकते हैं, तो उस पर बात होती है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने सीक्वेंसिंग अच्छे से पढ़ ली है मुझसे, तो अब आपको बहुत इजी लगेगा, ये बहुत इजी है। आपने ओएसआई की वीडियो देख ली थी लास्ट वाली? मैंने फर्स्ट वीडियो तो देखी थी। कल मेरे को टाइम नहीं मिला और आज मेरा ऑफिस का वर्क बहुत ज्यादा था, बट मैं देखूंगी। आजकल मैं फिर से 2 वीडियो और देख लूंगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले। मैंने बॉब का कनेक्ट कर दिया पीसी सैम का, लेकिन सैम के पास जो बफर मेमोरी है वो कितने बॉक्स की है, कितने बॉक्स रख सकता है, ये अपनी बफर मेमोरी में चेक करना। एक दो, 3। कितने बॉक्स रख सकता है? 3 बॉक्स, यानी 3 पैकेट। ठीक है, अब बात समझ। हाँ। लेकिन बॉब को तो पता ही नहीं है ना, बॉब को नहीं पता कि सैम कितने पैकेट रख सकता है। तो बॉब क्या बोल रहा हम्म। है? बॉब बोल रहा है मुझे डेटा भेजना है, और बॉब के पास एक डेटा है, उस डेटा का साइज है कितने बाइट का डेटा है, चेक करके बताना। 1 सेकेंड, अभी आपका वीडियो से लेट चल रहा है ना, तो आपने लिखा है 200 बाइट। सो ये हो गया 8 to 16 16,000। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने पूछा है कि एम बॉब कितने साइज का डेटा भेजना चाहता है, डेटा लिखा हुआ दिख रहा है उसके 2000, पास? 2000 लिखा है, 2000 बाइट। ठीक है, और एमटीयू कितना है उसका? MTU 200 बाइट है। तो पॉसिबल है एक ही बॉक्स में 2000 बाइट भेज दो सामने वाले को? नहीं, नहीं पॉसिबल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस डेटा के साथ? आपको अलग अलग सेंड करना पड़ेगा। पहले स्लाइसिंग। 200। हाँ, स्लाइसिंग तो कितने बॉक्स बनेंगे, कितने पैकेट बनेंगे? एक बनेगा 200 बाइट और एक होगा 1800। आपका एमटीयू साइज 200 बाइट का है, तो 200 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो आप 1800 का कैसे भेज दोगे? न ज्यादा जा सकता है, न ज्यादा आ सकता है, अच्छा। और आपको भेजना ओके। 2000 बाइट है। तो अच्छा, कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे 2000 के? फिर तो हमें 5 ये बनाने पड़ेंगे, 10। 10। अब आ गए सही आप लाइव पे। हम्म। ठीक है, बना दिए मैंने। अब बॉब को तो नहीं हाँ। पता ना ये 10 के 10 बॉक्स एक बार में भेज दूं एक ही टाइम पे, ऐसा कर दूं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉब क्या करता है? बॉब बोलता है ब्रदर, मैं फ्लो कंट्रोल के थ्रू आपकी मेमोरी चेक करना है। क्या चेक करूंगा? मेमोरी। मेमोरी। और मेमोरी किस लिए चेक करनी है? मेमोरी किस लिए चेक करनी है आयशा, सॉरी अंकिता? बेसिकली मेमोरी इसलिए चेक करनी है कि आप एक सेकंड में कितने बॉक्सेस को रख के प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा इस केस में? बॉब क्या बोलेगा? बॉब बोलेगा ब्रदर मैं सबसे पहले आपको कितने नंबर का पैकेट भेज रहा हूँ? एक नंबर। मैं एक ही पैकेट भेज रहा हूँ, यानी एक बॉक्स। तो सैम उसको रखेगा और अपनी बफर मेमोरी में रख के प्रोसेस कर लेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास कितने पैकेट का स्पेस है? 2 पैकेट। अभी 2 भी उसके पास पैकेट। कितना स्पेस है? 2 पैकेट का। और जैसे ही प्रोसेस कर लेगा उसको क्या भेज देगा? एक एक्नॉलेज। एक्नॉलेज एक्नॉलेज। क्या बोलेगा कि कितने नंबर का पैकेट प्रोसेस कर दिया उसने, कितने नंबर का फर्स्ट। पैकेट प्रोसेस? फर्स्ट। पहला। अच्छा। अच्छा, अब बॉब को लगा भाई मैंने एक भेजा तो इसने इमीडिएट प्रोसेस कर दिया। अब बॉब क्या बोलता है? ठीक है, बॉब बोलता है मैं अब आपको कितने बॉक्स भेज रहा हूँ? कितने बॉक्स भेज रहा हूँ मैं आपको? 2। कौन कौन से? 2 नंबर वाला और 3 नंबर 3। वाला। क्योंकि 1 नंबर वाला तो लास्ट टाइम क्या हो गया था, एक सेकंड में ही प्रोसेस हो गया था ना। तो अब इसने भेजा हाँ। 2 और 3।
अब सैम ने रख लिया, सैम ने इसको 2 को भी रखा, 3 को भी, अभी भी उसकी बफर मेमोरी में स्पेस है या नहीं है, ये बताओ। अब तो नहीं होगा, लग क्या रहा है आपके क्योंकि सामने लिखा हुआ है, सिर्फ सामने दिखा रखा है डिजाइन, ये देखो ना, ये बफर मेमोरी है, इसमें आपको 2 बॉक्स रखने हैं, आपने 2 बॉक्स रखने के बाद भी एक स्पेस दिख रहा है खाली। हाँ दिख रहा है, ठीक है, एक और स्पेस है उसके पास। हाँ तो ये बताना है सिर्फ आपको, एक्नॉलेज भेजा कि मैंने 2 नंबर रिसीव कर लिया और 3 नंबर। बॉब कंफ्यूज है कि भाई मैंने 2 भेजे थे, 2 प्रोसेस कर दिए। अब बॉब बोलता है जब मैंने 1 भेजा था तो आपने इमीडिएट प्रोसेस कर दिया, जब मैंने 2 भेजे तो भी आपने इमीडिएट प्रोसेस कर दिया। अब बॉब थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि जो मेरा सामने नेबर डिवाइस है वो क्या कर रहा है, बार बार फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है मेरे डेटा के लिए। तो अब क्या होगा, इस केस में बॉब अपने पास से अब कितने बॉक्स भेजता है लास्ट में, 3। कौन कौन से, 4, 5 और कितने नंबर का, 6। और 4, 5, 6 क्यों भेजा उसने, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर प्रोसेस हो गया था ना। अब देखो, अब दोबारा सैम ने रिसीव करा और कहा रखा 4, 5, 6, अभी भी प्रोसेस हो जाएंगे, और प्रोसेस होने के बाद उसको क्या मिल जाएगा, एक्नॉलेज। अब बॉब बोल रहा है ऐसा है भाई, मैंने 1 भेजा तो प्रोसेस कर दिया, 2 भेजे तो प्रोसेस कर दिया, 3 भेजे तो प्रोसेस होगा इमीडिएट। अब बॉब बोलता है जितने भी बचे हुए पर्सन है ना, सबको ही भेज दूंगा एक ही बारी में, ठीक है। कौन कौन, 7, 8, 9, 10, ये लो, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9। क्या 10 नंबर को रखने के लिए स्पेस है आपके पास? यहाँ तो नहीं है। और कहाँ रखेंगे फिर अगर वहां नहीं है तो बताइए आप। बफर मेमोरी के अलावा कहीं रख सकते हैं डिवाइस पे, नहीं। तो 7, 8, नहीं 9 रख लिया, लेकिन 10 नंबर को रखने के लिए स्पेस है, नहीं। तो इस नहीं, केस में क्या कर देगा, 10 नंबर को वो ड्रॉप, और ड्रॉप जैसे कर ही वो देगा। ड्रॉप करेगा, अब ड्रॉप कर दिया इसने, ठीक है। बॉब कितने भेज रहा था पैकेट आपको, 4। अब आप उसको जब एक्नॉलेज भेजोगे तो क्या बोलोगे, कितने पैकेट रिसीव हुए हैं इसको बताइए। सैम ने कितने पैकेट रख के प्रोसेस करे थे, 9 हाँ तक तो जी, कर दिए थे, 10th हाँ नहीं जी, करा था। कितने करे थे, आवाज आ रही है आपको, हाँ आ रही है। बताइए तो कितने करे थे। उसने 9 तक तो प्रोसेस कर दिया था, 10th ड्रॉप हो गया था ना। टोटल कितने प्रोसेस हुए एक बारी में, 3। 3, 7, 8, 9। लेकिन बॉब तो उसे क्या बोल रहा है कि एक्नॉलेज भेजो, कितने नंबर की भी, 10 नंबर की। लेकिन बॉब क्या हम्म बोल रहा है, जो 7, 8, 9, 10 आपको मिला है करके, वो क्या बोल रहा है, मुझे तो सिर्फ 3 ही मिले हैं। तो इस केस में अब बॉब को पता चल गया ना कि भाई सैम के पास कितने बॉक्स प्रोसेस हो सकते हैं एक बारी में। 3। भाई देखो, इस बॉक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक बॉक्स को पैकेट, तो कितने पैकेट प्रोसेस कर सकते हो, 3। 3 पैकेट। अब अब सैम क्या बोलता है, मुझे 10 नंबर भी तो चाहिए। तो यहां से अपने पास से सैम एक मैसेज भेजता है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, क्या नाम है उस मैसेज का, रीट्रांसमिट। कितने नंबर वाला बॉक्स, 10 नंबर वाला। और बॉब उसको भेजता है 10 नंबर, सैम उसको एक्नॉलेज भेज देता है। तो ये जो मैंने अभी, रीट्रांसमिट। हाँ ये जो मैंने प्रोसेस सिखाया है इसको बोलते हैं विंडोइंग। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, विन विंडोइंग। विंडोइंग। हाँ विंडोइंग। अब एक ओके। दो और फीचर है एक एक लाइन के, वो तो खत्म है फिर ये। एक है रिप्लाई और एक है एक्नॉलेज। अच्छा आप क्या समझते हो, रिप्लाई और एक्नॉलेज में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो मुझे कुछ आप। हाँ, रिप्लाई में होता है कि आप जब रिसीव करते हो तो बता देते हो कि रिसीव्ड। एक्नॉलेज में, एक्नॉलेज में आप बता दे, लाइक आप, जैसे आपको कोई चीज रिसीव्ड होती है तो आप, मतलब इट्स द टेक्निकली सेम बताना थिंग। है, टेक्निकली बताना है, चलो बताइए। टेक्निकली
सेंड डिफरेंस इन बिटवीन रिप्लाई और एक्नॉलेज। आप ट्रबल शूट कर रहे हो और रिप्लाई एक्नॉलेज के पैकेट आ रहे हैं आपके पास बार बार। अब आप बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है रिप्लाई और एक्नॉलेज से, सिर्फ इतना बताना है। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ, हेलो हेलो आवाज आ रही है अंकिता जी? अब बताइए। हाँ, वो पहले रिप्लाई, नहीं आ रही थी आपकी। हाँ मैंने म्यूट कर दिया था। रिप्लाई और एक्नॉलेज बताइए। एक्नॉलेज तो मुझे पता है कि जैसे आपको कोई चीज मिल गई तो आप उसको बता देते हो सेंडर को दैट आपने उसे वो कर लिया है, लाइक रिकॉग्नाइज कर लिया है। देखिए मैं बताता हूँ, और रिप्लाई का मतलब होता है, अब ध्यान से समझिए, सक्सेसफुली रिसीव। डिलीवर्ड, रिसीव्ड या रिसीव। एक्नॉलेज का मतलब हाउ मच डेटा रिसीव। ओके, अच्छा। ठीक है। खत्म। ओके कल या मिलेंगे, कल ओसाई एंड कर देंगे हम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको